आ रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के बारे में। कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ऑपरेशन कमल था, जिसमें विधायक तोड़ के सरकार बनाई थी गैर लोकतांत्रिक तरीके से येदियुरप्पा जी ने, किस तरह से उसमें पैसे बांटे गए थे और धन बल से भ्रष्टाचार के जरिए सरकार बनाई गई थी। तो उसमें शरण गौडा पाटिल के बेटे को संपर्क किया गया और 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। उसने वो सारी चीज टेप करके और सारे दस्तावेज लेके एविडेंस लेके और वो उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पे उन्होंने जांच पे येदियुरप्पा सरकार ने रोक लगवा दी थी। कल हाई कोर्ट ने वो स्टे जो था जांच पे हटा दिया और कहा इस पे जांच होनी चाहिए। तो अब जब एक मुख्यमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट ने जांच का आदेश कर दिया है भ्रष्टाचारी तरीके से सरकार बनाने के आरोप पे, तो मुझे लगता है जांच तभी निष्पक्ष हो पाएगी जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दें या उनको उनके पद से हटाया जाए। नाउ हाई कोर्ट हैज वैकेटेड द स्टे which had been given on initiating the probe against the chief minister. Since the court has vacated the stay and has ordered that a probe and an investigation must be conducted against the chief minister, a fair and transparent investigation can only take place if the chief minister tenders his resignation or he is sacked from his position. So I demand that BJP always talk about cleanliness in politics, transparency, morality. So now they should solicit the resignation of their chief minister, Mr. Yediyurappa, and should order, and the governor should order, or the new government should order, a fair investigation against him in Operation Lotus or whatever, Operation Kamal, whatever it is called. Because it's a very serious matter and a serious probe is required in this issue. Earlier also, twice, the charges had been made against the chief minister. Once, when his son's WhatsApp chat had been caught and a complaint had been made that in a society scam, apartment scam of 642 crore, 662 crores, investigation should be conducted. High Court had said that they should go ahead with the investigation. Till today, no investigation has been ordered. Similarly, around 24 acres of land, government land, had been allotted by in illegal manner. And if you remember that Mr. Surjewala had raised this issue in a press conference. चौबीस एकड़ सरकारी जमीन, दूसरी बार एक दूसरा केस, तो अभी सूचना है कि कल हाई कोर्ट ने बड़े कठोर शब्दों में कहा है कि जो केस है 24 एकड़ सरकारी जमीन का, जिनको निजी लोगों को दिया गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ, गंभीर और बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ वित्त मंत्रालय का, उसके विषय में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रेट के अंदर चार्जेस फ्रेम होने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध। कोर्ट का ऑर्डर था एक 24 एकड़ सरकारी जमीन के अलॉटमेंट का, और दूसरा जो है ये था 662 करोड़ का बंगलौर के अपार्टमेंट घोटाले का। इन दोनों मामले में ऑलरेडी उनके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कल का बहुत सीरियस है। कल का जो है ऑपरेशन कमल को लेके जो है, जिसमें पूरी तरह से जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए, सरकार को तत्काल उनके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं कांग्रेस के मंच से मांग कर रहा हूँ और ये तत्काल जो है इस मामले में निर्णय होना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि वह जो है कोई जो है नैतिकता पे चलने वाली पार्टी है या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ती है। उनके लोगों पर जब भी चार्जेज आते हैं वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं, और दूसरे का कुछ भी जरा सा है वो हंगामा मचाना शुरू करते हैं और दे क्रिएट
lots of hue and cry. If there are allegations, even wild allegations, even false allegations against opposition leaders, then they raise that issue with full voice. But now, since the court has ordered against a probe, is the Chief Minister of Karnataka, I think BJP should immediately swing into action. The second issue, along with that, a minister of Mr. Yediyurappa government, Mr. Iswarappa, he has written a letter to the governor and also to the BJP chief there, that there is huge interference by the Chief Minister in his department and money is being allocated. What he has said, I will read out the letter which he has written. It's a very important thing, because in other states BJP is raising the interference by the ministers. Here a minister is writing, Mr. Iswarappa, he has written this letter. वो निकालो ना, ईश्वरप्पा वाला लेटर को, उसमें तो एकदम दिखा रहे थे। He is Minister for Rural Development and he has written to Governor Vajubhai that interference authoritarian administration by CM of Karnataka, Mr. Yediyurappa. Iswarappa alleges decisions are being taken for his ministry without his approval or consent. I am at pains to bring to your kind notice that some of the recent actions of our Chief Minister to my department, which amounts to direct interference in the affairs of minister in charge, in clear violation of Karnataka transaction of business rule and also against the established practices and procedures. The Karnataka government, for your kind reference, I would like to quote the relevant provision of the Karnataka government. इसके बाद जो है इसका सेकंड का नेक्स्ट प्लीज। किस तरह से मुख्यमंत्री सीधे हस्तक्षेप करके उनके डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को फोन करके सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन देके पैसे का एलोकेशन करवा रहे हैं और मिनिस्टर को पूछा नहीं जा रहा, जबकि कर्नाटका के रूल ऑफ बिजनेस में बड़ा स्पष्ट है कि जो है मिनिस्टर के बिना अनुमति के सब कोई काम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कई लोगों को पैसा जो है जारी कराया है, जिसमें से ऑन द लेटर एड्रेस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट जिला पंचायत बेंगलोर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली सैंक्शन ₹65 crore and put pressure on principal secretary to issue government orders by bypassing the minister in charge. And when the approval in the second case, ₹65 crore amount released under the head of account 3054 for Jila Parshad Panchayat, where the annual allocation under this head of account for Bangalore Urban Jila Parshad Panchayat is only ₹1.17 crores. Yourself could see that there is no logic and fairness in sanctioning 65 crores for one district, neglecting the remaining 29 districts. So इसकी तरह से उन्होंने सारे उदाहरण दिए हैं कि कैसे 3 जगह पे, एक जगह 60 करोड़, एक जगह 65 करोड़, एक जगह इससे ज़्यादा पैसे जो है सैंक्शन किए गए, मिनिस्टर को इग्नोर करके डायरेक्टली जो है लोगों को इस तरह से, जहाँ सैंक्शन 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ कुछ लाख का, वहाँ पे 65 करोड़ दिए जा रहे हैं और डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अगर कोई आपका मंत्री आपके खिलाफ ये आरोप लगाता है कि हमारा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला, बहुत गंभीर विषय जो मिस्टर ईश्वरप्पा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने उठाया। इसलिए हमारा आग्रह है कि अब 2 चार्ज उनके ऊपर, कल हाईकोर्ट का ऑर्डर और अब उनके मिनिस्टर द्वारा उन पर आरोप लगाना कि किस तरह से वो हस्तक्षेप करके सीधे जो है सारे नियम कानूनों को तोड़ के करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए बांट रहे हैं लोगों को, अपने खास लोगों को, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। मिस्टर येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या उनको जो है तत्काल उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनील प्रभु तो कर्नाटक का है, तू तो कर्नाटक का है, ओके।
Any question on Karnataka? They all agree with. Tell me they all agree. They are on the same page. Sir, on this, today morning, Nirmala Sitharaman, because she got a directive from the Prime Minister as well as the BJP top brass, changed the decision of the small saving interest. And my question is not about that you see Priyanka Gandhi's tweet and Randeep Surjewala's tweet. My question is about the free and fair election that takes place by the election commission. Did they give permission or did the government seek permission to go back on the decision? And is the Congress party going to complain about this? Well, this is a very pertinent question and serious question which we have raised today. Government passes an order and keeping in mind the ongoing elections in certain states, the finance minister immediately withdraws the order. I think it's a very serious matter. First of all, as far as the Indian economy is concerned, it's in doldrums. It's in very bad shape. And this kind of order would have jeopardized the interest of the common people. Because the economy of saving has been always very important for Government of India for decades. And Pranab Mukherjee, who was the finance minister, he was a big supporter of economy of saving, because by which you collect money and people feel safe depositing money in the banks and other places, and by which government gets the money and then money can be spent on developmental work. So saving of economy को बिल्कुल उन्होंने जो है खारिज करके ये ऑर्डर निकाला था, जिससे आम आदमी की जेब पे एक डाका पड़ने वाला था. आम आदमी was going to suffer. But now since elections were going on, so party would have told them कि तुमने क्या कर दिया, अभी तो तुमने जो ये कर दिया तो इससे तो नुकसान हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे. इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने कहते हुए कि ओवरसाइट, मतलब गलती से, अभी पता नहीं था, अनजाने में ऑर्डर निकल गया, तो इसलिए हम इसको वापस लेते हैं. अब इसमें दो बातें, एक तो ये अनजाने में ऑर्डर निकला, ये जो है ओवरसाइट था, ये अपने आप में गंभीर मामला है कि इतनी गवर्नमेंट इतनी बड़ी भारत सरकार की और वो इस तरह का ऑर्डर बिना उनकी सहमति के निकल गया तो क्या है. तो इस पर खुलासा करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए देश को कि कैसे ये ऑर्डर निकल गया. और दूसरे वो गारंटी दें कि वो जो है ब्याज की राशि घटाने वाली नहीं है, दोबारा इस तरह का सर्कुलर नहीं आएगा, क्योंकि इससे आम आदमी का भारी नुकसान होने वाला. क्योंकि ज़्यादातर जगह सबका ये कहना है कि सिर्फ चुनाव भर के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि ओनली फॉर दिस क्वार्टर, इस तिमाही के लिए जो है ये रोका जाता है. इसका जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, वोट पड़ गए, जैसे कि इनकी आदत है, जैसा कि उन्होंने पहले किया है, ये तुरंत जो है दोबारा इसको लागू कर देंगे और आम आदमी का भारी नुकसान होने वाला, क्योंकि पता चल गया ये क्या करने वाले थे. बस ये हो गया कि वो ऑर्डर पहले निकल गया. तो जो है अब इनको स्पष्ट बताना चाहिए, वित्त मंत्री से मांग करते हैं कि वो तुरंत बताएं कि वो इस तिमाही के बाद इसका क्या करने वाली, अभी से खुलासा करें. व्हाट शी इज गोइंग टू डू about this order after this quarter. What is the intention of the government? Because you are saying that it was oversight and somebody has issued the order. Because of the ongoing election in certain states, they have withdrawn the order or deferred the order. So it has been deferred or it has been cancelled, or you are going to re-implement this order. This kind of clarification I am seeking, the Congress party is seeking from the finance ministry, and they should make it clear. Election Commission will discuss with our colleagues and will decide what should do, because normally in these things, when we are dealing with the, withdrawing any favor or giving any favor to the people of the country during elections, you need to seek the permission of the Election Commission, which they haven't done. So that we will discuss with our colleague and decide whether we should approach the Election Commission, we should not approach the Election Commission. That decision will be taken later. But today I am, seeking the clarification from the Finance Minister that she should make it clear whether order has been cancelled or order has been deferred, or she is going to implement after this quarter. देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही, राहुल जी कहते रहे कि समूचे विपक्ष को एक होकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, जिन पे लड़ना चाहिए. संविधान के जो प्रावधान है पूरी तरह से खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है, राहुल जी ने कई बार कहा.
तो विपक्षी एकता तो इन सब की सरकार की जो तमाम ऐसी काम है, ऐसे फैसले हैं जिनको लेके आम आदमी परेशान है, जिनको लेके भारतीय संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका जो अवमूल्यन और उनका जो उनको डाउनग्रेड जो किया जा रहा है, इन सबको लेके तो बराबर कांग्रेस पार्टी करेगी, समूचे विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए। उसी स्पिरिट में ये पत्र है, आप कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष इस पर अपना व्यू लेंगी, जब वो व्यू लेंगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन ये तो एक जनरल उसमें कि संविधान पे जो हमला है, संवैधानिक प्रावधानों पे जो हमला है, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अगर आपको याद हो तो राजघाट में एक दिन का धरना भी कांग्रेस पार्टी ने रखा था, जिसमें कांग्रेस का पूरा नेतृत्व बैठा था इसी चीज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्शन किया जाए। तो उसमें अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ आती हैं, मिलती हैं, तो अच्छी बात होगी। हम तो शुरू से ही कहते हैं। एक एक करके इस मुद्दे पे कर लें। देखिए, रजनीकांत जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। हम तो कहते हैं उनको पिछली साल ही दादा साहब फाल्के अवार्ड दे देना चाहिए था, या उन्हें सम्मानित कर देना चाहिए था। उन्हें जो है पद्म विभूषण और भूषण और जितने अच्छे अवार्ड देने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत सक्सेसफुल सफल कलाकार हैं। कोई भी चीज़, इस तरह की चीज़ें चुनाव को ध्यान में रख के करना जो है वो उचित नहीं है। चुनाव के धर्म में लेकिन इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जानते हैं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रजनीकांत जी का सम्मान पूरी तरह कांग्रेस पार्टी करती है, उनको पूरा सम्मान देती है। और ये सरकार जो हर चीज़ का राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करती है, उससे सरकार को बाज आना चाहिए। हर चीज़ में कोई भी चीज़ हो, कैसी भी हो, उसमें पॉलिटिकल एंगल लगाना, वोट का एंगल लगाना और किस तरह से फ़ायदा पहुँचे करना, इस तरह की प्रवृत्ति सरकार को तमाम चीज़ों पर छोड़ देनी चाहिए। अगर सरकार ने उस दृष्टि से किया है तो मेरे ख्याल से उचित नहीं, उन्हें तो पहले से ही सम्मान देना चाहिए था। इंग्लिश में है ना। यू नो, रजनीकांत जी इज वाइडली रिस्पेक्टेड फिल्म पर्सनालिटी, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, कांग्रेस पार्टी रिस्पेक्ट्स हिम, एंड हिज career has been very successful, and I think government should have given him the Phalke Award long ago. Why this year? They should have given him long back, and all the Padma Awards and all that should have been given to him. So we all, appreciate his contribution. If government has done it with that intention, I think this is not appropriate in politics, and the government should not try to take political advantage out of everything, and they should not, do anything which unnecessarily drag our celebrities into political controversies. So I won't, say anything about Rajinikanth ji. Is very, very successful film star, very widely respected film star. We all respect him. But government and BJP should vary of these kind of things, that they try to take political advantage of everything. अब देखो, बदरुद्दीन जी को तो अक्सर हमने गमछे में देखा, वो तो पार्लियामेंट में भी तमाम चीज़ें पहन के सब, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं। मुझे लगता है कि अब ये इन्हें लगने लगा कि असम में हार रहे हैं। असम में हार इसलिए जो है अब इन्होंने शुरू कर दिया है कि कैसे पोलराइजेशन किया जाए, कैसे जो है इस पर अटैक किया जाए। हैं, अब कांग्रेस पर अटैक नहीं करते हैं, बदरुद्दीन पर अटैक खाली करने की, कैसे पोलराइज किया। उस पहले चरण में उन्होंने देख लिया जब अपर असम में इलेक्शन हुआ कि उनका पोलराइजेशन का एजेंडा नहीं चला। आज भी पोलराइजेशन का एजेंडा नहीं चला और अपनी हार नज़र आ रही है। इस तरह की बात उन्होंने करनी शुरू की है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के पदों पे बैठे, उच्च पदों पे बैठे लोगों को इस तरह से जो है छोटी छोटी चीज़ें कहनी चाहिए। और कुछ नहीं कह रहे तो गमछा नहीं पहना, कोई कपड़े कौन नहीं पहने, टोपी कौन नहीं लगाई, ये कोई विषय है? क्या कुछ कह रहे थे? जब भी लिखा हो विपक्षी एकता की भावना तो हमेशा रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है विपक्षी एकता, जो खासतौर से जो राष्ट्रीय मुद्दे और संविधान को बचाने की जो बात है, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ही शुरू से ही कहती रही है। और बाकी जो उनका पत्र है वो कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा है, तो कांग्रेस अध्यक्ष उस पर अपना कोई व्यू लेंगे।
Any other thing?